नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। सबसे पहले आपके काम की खबर। महकमा इनकम टैक्स ने साल 2021-22 के रिटर्न्स दाखिल करने के साथ ही मुख्तलिफ किस्म की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करने का फैसला किया है। इसके तहत साल 2021-22 के लिए रिटर्न्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, जिसमें तौसी करते हुए 15 मार्च 2022 कर दी गई है। आज जारी एक बयान में ये जानकारी देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने कहा कि यह फैसला टैक्स दहिंदगान और दीगर स्टेक होल्डर्स को कोरोना की वजह से दरपेश मुश्किलात के पेश नजर लिए गए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बेरोजगारी के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए मंगल के रोज कहा कि नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पर नाकाम रहने की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के अवाम को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क का नौजवान बेरोजगारी की वबा से दो चार है। बेरोजगारी की आदाद शुमार मुसलसिल बढ़ रहे हैं और हुकूमत उसे रोकने में नाकाम हो रही है, इसलिए मुल्क के अवाम को इस बारे में मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बहरान है, उसे हल करने वजीर आजम की जिम्मेदारी है। मुल्क जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो, जो बेसिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। उसकी जगह टाटा ग्रुप को आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अगले साल यानी 2023 से टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। पिछले साल चीन और हिंदुस्तान में तनाव के बीच वाइवो को टाइटल राइट्स ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। वाइवो 2022 तक ही स्पॉन्सर रहेगा। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने एक न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी। मंगल के दिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया। चीनी कंपनी वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को हर साल 440 करोड़ रुपए देती है। पिछले साल हिंदुस्तान और चीन के बीच हुए तनाज़े की वजह से जब मुल्क में मुखालिफत शुरू हुई, तब एक साल के लिए वीवो को ब्रेक लेना पड़ा था। इससे पहले आईपीएल 2020 के सीजन में फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर रही थी। इसके लिए ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को 222 करोड़ रुपए दिए थे। यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए था। यह रकम वीवो के सालाना पेमेंट की करीब आधी थी। वीवो का आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2190 करोड़ रुपए के साथ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कंपनी सालाना 440 करोड़ रुपए देती थी। यह कॉन्ट्रैक्ट 2018 से 2022 तक था। पहली खबर थी कि वीवो का कॉन्ट्रैक्ट 2023 तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब टाटा ने उनकी जगह ले ली है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से ऐन कब्ल योगी हुकूमत में काबिनी वजारत से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का एसपी में इस्तकबाल किया। अखिलेश ने मौर्य के इस्तीफे की खबर के फौरन बाद ही मौर्य के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके उनके हामियों के साथ एसपी में इस्तकबाल किया। हालांकि गवर्नर को इस्तीफा देने के बाद मौर्य ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि उन्होंने सिर्फ वजारत से इस्तीफा दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि समाजी इंसाफ और मसावत की लड़ाई लड़ने वाले मकबूल लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले दीगर सभी कायदीन, कारकुनों और हामियों का एसपी में तहे दिल से इस्तकबाल है। समाजी इंसाफ का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। हालांकि मौर्य ने एसपी में शमूलियत को यह कहकर मशकूक कर दिया कि वो आगे का फैसला अपने कारकुनों से तबादला ख्याल करने के बाद ही करेंगे। मौर्य ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मैंने काबीना से इस्तीफा दिया है, मुस्तकबिल के बारे में फौरन कुछ नहीं कहा जा सकता। मुस्तकबिल के बारे में अपने हामियों और कारकुनों से तबादला ख्याल करने के बाद आने वाले 1-2 दिन में कुछ फैसला करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में बीजेपी कायदीन की शमूलियत को लेकर बीजेपी ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है। भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं ये वही सपा है
जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती और पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीएसपी रियासत की सभी 403 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। पार्टी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से कहा कि मैं राज्यसभा का रुकन हूँ, कई रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और मायावती को लोगों को इंतखाबात लड़वाना है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बता दें कि मायावती ने साल 2002 के बाद से कोई असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ा। वहीं साल 2000 में रियासत की कमान संभालने वाले राजनाथ सिंह फिलहाल वो आखिरी कायद हैं जो असेंबली इंतखाबात जीतकर रियासत के वजीर आला बने थे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मंगल के रोज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के सदर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर ओहदेदारों ने इस मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया। साथ ही पहले 2 मरहलों की सीटों के लिए पार्टी के मुमकिन उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज किया गया। मीटिंग में यह भी फैसला लिया जाने का इम्कान था कि कानून साज काउंसिल के रुकन आदित्यनाथ, मौर्य और शर्मा इस बार असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। अगर ये रहनुमा इलेक्शन लड़ते हैं तो किस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। माना जा रहा है कि इस बार इलेक्शन में कई मौजूदा अरकान असेंबली के टिकट भी कट सकते हैं। काबिल जिक्र है कि कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में एक मीटिंग हुई जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। क्योंकि कैंपेनिंग पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है, इसीलिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ वीडियोस के जरिए अपने वोटर्स से राब्ता कर रहे हैं। नमस्कार। प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय संस्थाओं की एक बड़ी भूमिका है। शहरी क्षेत्र के समग्र विकास में और देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। कोरोना महामारी के दौरान भी स्थानीय निकाय की ताकत को हम लोगों ने पहचाना है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय से चुने गए हमारे पार्षद, चेयरमैन, महापौर, इन लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया था निगरानी समिति के साथ जुड़ करके। प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनी है जिनमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। नगर निगम और स्थानीय निकाय के कर्मी सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आज अपने सभी पार्षदों से एक अपील होगी। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसमें हम सब की भी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि मानवता को बचाने की एक लड़ाई है। और इसमें मेरी अपील होगी, प्रत्येक पार्षद निगरानी समिति के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि उनके वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में एक भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है ऐसा ना रहे जिसने वैक्सीन न ली हो। जिन्होंने पहली डोज नहीं ली उन्हें पहली डोज दें, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली उन्हें दूसरी डोज दिलवाने में अपना योगदान दें, जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं लेकिन वह सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें अगर बूस्टर डोज की आवश्यकता तो उन्हें बूस्टर डोज उपलब्ध करवाएं। हेल्थ वर्कर होंगे आप यहां, कोरोना वॉरियर्स होंगे, उन सबको बूस्टर डोज उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें।
15 से 18 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अगले एक सप्ताह के अंदर हम वैक्सीन उपलब्ध करवा दें, यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम सबकी बड़ी भूमिका होगी। मेरी आप सभी पार्षदों से अपील है कि वे अपने अपने वार्डों को कोविड मुक्त रखने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको अपने अपने वार्ड में हम लागू करने में अपना योगदान दें। आप सबके इस पूरे अभियान की प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जरा की माने तो योगी इंतजामिया के दौरान बेइज्जती, रेप और हरासमेंट की शिकार हुई खवातीन की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन खवातीन और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर गौर किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम के अफराद खानदान भी शामिल है। प्रियंका ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भी इस तरफ इशारा किया था और लड़ने वाली लड़की को पार्टी और कहा था कि लड़ने वाली लड़कियों को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा था कि हमारी लिस्ट में ऐसी खवातीन हैं जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं, जिन पर जुल्म हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी एमएलए ने जुल्म किया है तो हम आपको टिकट देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन खवातीन को आगे आना चाहिए जो योगी दौरे हुकूमत में जुल्म का शिकार हुई। एक और अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज अगर हम डालें तो हम उसी चीज में, उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीजों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीजें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने अपनी कैंपेन शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी एक दो और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह यह है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह यह है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह यह है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह यह है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीजों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, विकास आया है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीजें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सियासी धमाका कर दिया। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को ये इंतवा भी दे दिया कि इसी पर उनका सियासी मुस्तकबिल मुनसर करेगा, वो कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद ये सब कहा है उन्होंने, मैनिफेस्टो में जाने से पहले ये उनके पास जाएगा। खास बात यह भी है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर से
वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की फोटो गायब रही। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इसमें नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने यह तक कह दिया कि पंजाब किसी एक का नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि लोग तय करेंगे। गवर्नमेंट ਦੇ ਕਦੇ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਜੋ ਅੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੱਢੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ। This is exactly what happens in Telangana. The policy that I give. We talk of digital Punjab for 4-level monitoring, online bookings and fixed price. We need to fix the price of sand. ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। How is it ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ? ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, use of IT in ordering, Punjab online sand delivering and monitoring, GPS chips on trucks, fixed delivery time from stockyard. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Everything is under the garbs. We will open the system to multiple players competition. 6 ਹੋਣ MSO 7 ਹੋਣ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80% ਫਾਸਟਵੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। बच्चों को तहजीब सिखाना टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन भोपाल में एक खातून प्रोफेसर खुद ही तहजीब भूल गई और गुस्से में आकर एक फल वाले के ठेले से फल सड़क पर बिखेर दिए। फल वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके फल का ठेला यानी बंडी प्रोफेसर की कार से टकरा गई थी। कार प्रोफेसर के घर के बाहर खड़ी थी। नाराज होकर प्रोफेसर ने फल वाले को लताड़ लगाते हुए सड़क पर उसके फल बिखेर दिए। वो इस कदर गुस्से में थी कि राहगीरों के रोकने पर भी नहीं रुकी। ये मामले में जब ये मामला सामने आया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवनीश लवानिया ने भी इसका नोट लिया। उन्होंने ठेले वाले और उस खातून प्रोफेसर के बारे में पता करने और उसके बाद कार्रवाई के लिए कहा। वहीं मुतासिरा ने कहा कि मैडम के शोहर ने बाद में सॉरी बोला था, लेकिन मैडम नहीं मानी। मामला भोपाल के पिपलानी पुलिस स्टेशन हुदूद में अयोध्या नगर इलाके का बताया जा रहा है। सुबह सुबह ये वाकया पेश आया। हालांकि उस फल वाले ने उस खातून से ये भी कहा कि उनका गाड़ी का जो शीशा टूटा है या स्क्रैच आया है वो उसका रिपेयर करा देगा, लेकिन वो इसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के मामलात में बहुत बड़ा उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों में 33,59,126 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 7,724 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 31,15,68,937 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 55,15,406 तक पहुंच गई। अब तक कोरोना को 26,09,00,000 से ज्यादा लोगों ने मात दी है, लेकिन दुनिया भर में फिलहाल 4,51,41,875 अफराद का इलाज जारी है। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी हो गई है। मुल्क के कई हॉस्पिटल्स में उन स्टाफ मेंबर्स को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया जो खुद मुतासिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्टाफ मेंबर्स वो हैं जिनमें अलामात हल्के या ना के बराबर हैं। अमेरिका में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है। ये हालात न्यूयॉर्क, रोडे आइलैंड और एरिजोना में ज्यादा है। इस बीच चीन के अनियांग शहर में 2 ओमिक्रॉन मुतासरीन मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर की आबादी 55 लाख है। इससे पहले यहाँ के 1,30,00,000 आबादी वाले शियान शहर और 11 लाख की आबादी वाले यूझाओ शहर में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चीन में फिलहाल 1,96,00,000
की आबादी लॉकडाउन में है। बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज बढ़ने की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटों में 1,65,873 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कई रियासतों में 1 से 2 दिन में मरीज दुगने होने लगे हैं, लेकिन मरीज मिलने के वजह टेस्टिंग में बहुत कमी आ रही है। बहुत कम मरीज इसकी वजह से मिल रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड अगर हम देखें तो इस दौरान मुल्क में मरीज तो 28 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन टेस्टिंग दुगनी भी नहीं हो पाई है। 27 दिसंबर को मुल्क में 6,270 केसेस मिले थे और 11,41,000 टेस्ट हुए थे। डेली इन्फेक्शन का रेट 0.5% था। 8 जनवरी को मुल्क में 1,79,723 केसेस मिले और 15,14,000 टेस्ट किए गए। इन्फेक्शन का रेट भी बढ़कर 13.2% हो गया। इस बीच मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अभी 5 से 10 मुतासरीन को ही अस्पतालों में भर्ती कराने की नौबत आई है। हुकूमत का दावा है कि दूसरी लहर में 20 से 30% मरीजों को भर्ती कराना पड़ रहा था। हिंदुस्तान की अजीम गुलकारा और मुल्क की आला तरीन शहरी अवार्ड भारत रत्न से सरफराज लता मंगेशकर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं। उन्हें मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लता मंगेशकर के अहले खाना ने यह इत्तला दी। लता मंगेशकर 92 साल की हैं और उन्हें जुनूबी मुंबई में वाक़ उनकी रिहायशगाह के करीब मौजूद ब्रिज कैनेडी अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर में कोरोना की हल्की अलामत जाहिर हो रही हैं। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तजुर्बेकार डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। लता मंगेशकर के अहले खाना ने कहा कि दीदी की तबीयत बेहतर है और उनकी ज़ईफ़ उम्री के पेश नज़र एहतियात के तौर पर उन्हें ICU में रखा गया ताकि उनकी निगहदाश्त की जा सके और हम कोई चांस भी नहीं ले सकते। अहले खाना के हिस्से से हम चाहते हैं कि उनकी पूरी देखभाल की जाए। पूरी दुनिया पिछले 2 साल से जिस कोविड-19 वबा से जूझ रही है उसके पीछे SARS-CoV नाम का कोरोना वायरस है। हालांकि इसके अलावा भी माहौल में ऐसे कई तरह के वायरस मौजूद हैं जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्टों के मुताबिक इन वायरस से होने वाला नॉर्मल सर्दी जुकाम हमारे जिस्म में कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाता है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया कि सर्दी जुकाम वाले कोरोना वायरस हमारे अंदर SARS-CoV-2 के से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने में कारगर होते हैं। ये हमारे जिस्म में T सेल्स की मिकदार बढ़ाते हैं। T सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो वायरस से लड़कर उसे खत्म करने का काम करते हैं। T सेल आपको मुतासिर होने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन इन्फेक्शन के बाद जिस्म के अंदर वायरस पहुंचते ही उसे मार देता है। साथ ही ये दूसरे सेल्स के साथ मिलकर जिस्म में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं। साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने लोगों के T सेल्स को मजबूत करने के लिए वैक्सीनेशन को तेज करके ओमिक्रॉन को हराया है। इससे पहले स्टडी में साइंटिस्ट ने पाया था कि किसी दूसरे कोरोना वायरस की वजह से जिस्म में बनने वाले T सेल्स SARS-CoV-2 को पहचान लेते हैं। अब ये रिसर्च जाहिर करती है कि पहचान होने के बाद ये T सेल्स SARS-CoV-2 के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि ये रिसर्च कोरोना वायरस के खिलाफ एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने का दरवाजा खोल सकती है। ये वैक्सीन न सिर्फ SARS-CoV-2 से लड़ेगी बल्कि नेचर में मौजूद दूसरे कोरोना वायरस से भी हमें बचा सकेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाया कि वो लॉकडाउन नाफिज नहीं करेंगे और उनकी हुकूमत कोरोना वायरस के किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन के साथ मंगल के रोज लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया ताकि कोरोना वायरस से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जा सके। जब मैं LNJP हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर सुरेश जो इनके हेड है इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ मुलाकात हुई। यहाँ पे जो कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए आया था। LNJP हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे देश का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल्ली में शायद अकेला हॉस्पिटल है जिसने कभी भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में मना नहीं किया। 700 से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरीज हो चुकी हैं। तो गायनी का भी पूरा इंतजाम है। कोरोना पेशेंट्स जो गायनी मदर्स हैं उनका भी पूरा इलाज है यहाँ पे।
और नियोनेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी इस टाइम तो पूरी दिल्ली से लगभग सब जगह से यहीं पे भेजे जा रहे हैं, केसेस रेफ़र किए जा रहे हैं डिलीवरीज के लिए। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछली वेव के मुकाबले में ये वेव बहुत बहुत माइल्ड है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सब एक बहुत माइल्ड वेव से डील कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के इस्तेमाल को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने आज एक बड़ी सलाह दी है। NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर AN अरोड़ा ने कहा कि मोलनुपिराविर ड्रग मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन और ICU में भर्ती होने से बचाती है। उन्होंने कहा कि ये दवा बुजुर्गों को दी जानी चाहिए, खासतौर से उन बुजुर्गों को जो पहले से संगीन बीमारियों से मुतासिर हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि ड्रग कम उम्र वालों को नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि मोलनुपिराविर का बेवजह इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले साल दिसंबर में वजारत सेहत ने इस एंटीवायरल ड्रग के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह दवा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी कारगर है। अमेरिका में मुआलिजीन के एक ग्रुप ने साइंस के मैदान में एक अहम पेशरफ्त की है। डॉक्टर्स ने सुअर यानी खिंजीर का दिल इंसान के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया। ऐसा कारनामा पहली बार अंजाम दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सुअर के दिल को इंसानी जिस्म में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट किया। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन डॉक्टरों ने पीर को दिए गए अपने बयान में बताया कि सर्जरी को 3 दिन हो चुके हैं और मरीज की हालत अब ठीक है। ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। हालांकि ये बताना अभी क़ब्ल वक्त होगा क्या यह ऑपरेशन कामयाब रहा या नहीं। अहम बात यह है कि कई दहाइयों से साइंसदानों के जहनों में सवाल था कि क्या ज़रूरत पड़ने पर जानवरों के अज़ा को इंसानी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कामयाब पेवंदकारी इसका जवाब है। डॉक्टरों के मुताबिक इस ट्रांसप्लांट ने साबित कर दिया है कि जेनेटिकली तब्दील शुदा जानवर का दिल इंसानी जिस्म में काम कर सकता है। द गार्जियन के मुताबिक 57 साल मरीज डेविड बेनेट ने कहा कि मेरे जहन में सिर्फ यही सोच थी कि मुझे मर जाना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मैं जीना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि ये अंधेर में निशाना लगाने के मुतरादिफ है, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। डेविड का नया ट्रांसप्लांट शुदा दिल हार्ट लिंग मशीन से मुंसलिक है, जिसकी मदद से उसने पीर को खुद से सांसें ली। यूनिवर्सिटी के कार्डियक जीरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के शरीक बानी डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन ने कहा कि अगर ये काम करता है तो आने वाले दिनों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों के लिए ऐसे अज़ा की फराहमी में कोई कमी नहीं होगी। हिमाचल के कुल्लू और लाहौल में भारी बर्फबारी के बाद आम जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और इसे वापस दोबारा पटरी पर लाने के लिए इंतजामिया ने कोशिशें शुरू कर दी है। बर्फ जमने से 134 सड़कें बंद हैं तो बिजली भी ठप है। मौसम साफ होते ही घाटी में बंद पड़ी बिजली सप्लाई और आमद और रफ्त को बहाल करने का काम शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति जिले में टेम्परेचर -15 तक पहुंच चुका है, जबकि कई और जगहों पर भी टेम्परेचर में भारी गिरावट आई है। कुछ सड़कों को बहाल किया जा चुका है और बाकी पर काम चल रहा है। 2-3 दिनों तक लगातार बर्फबारी की वजह से पीर के रोज मौसम थोड़ा साफ हुआ था, लेकिन आम जिंदगी अभी भी वहां नॉर्मल नहीं हो पाई है। सड़कों के अलावा वहां करीब 800 ट्रांसफार्मर्स बंद पड़े हैं। 11 जनवरी यानी आज जमीन के करीब से एक एस्टेरॉयड गुजरेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने इसका तकनीकी नाम 2013 YD48 रखा है। नासा में मौजूद तमाम साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं। इससे जमीन को किसी तरह का खतरा नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है। यह जमीन से करीब 3 करोड़ 48 लाख मील के दायरे में होगा। इसकी चौड़ाई 104 मीटर बताई जा रही है। नासा के मुताबिक ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड जो जमीन के 120 लाख मील के दायरे में गुजरता है उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कैटेगरी में रखा जाता है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।